गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। सभी लोग जुड़िए, फटाफट स्पीड में जुड़ जाइए। बहुत अच्छे, रामबली चौहान, धीरज कुमार, विकास कुमार, नीतू कुमारी, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी जुड़िए और क्लास का शुभारंभ किया जाए। अच्छे से क्लास को करते हैं हम लोग। सभी लोग बहुत अच्छे, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली आज हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स के अंतिम संस्कार की ओर निकलेंगे। अंतिम संस्कार मतलब क्या कहते हैं, अंतिम दर्शन होंगे फिजिक्स के। फिजिक्स आज कंप्लीट कर देंगे हम लोग। हाँ, चलिए हम सर प्लीज सवाल पूछा होगा तो कहाँ पूछना होगा, सवाल पूछना होगा तो कहाँ पूछना होगा, ये आप पूछ रहे हो। अब ये चीज़ तो अभी हमें भी आइडिया नहीं है कहाँ पूछना होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप सभी को क्या कहते हैं, चीज़ें हमको भी जैसे जैसे पता चलेंगी वैसे वैसे आपको क्या कहते हैं शेयर करता रहूँगा, ठीक। सब लोग फटाफट बताइए, टेलीग्राम का लिंक दीजिए। टेलीग्राम बिहार अड्डा 247 चैनल है, उस टेलीग्राम को आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपका मेल आईडी दे दीजिए सर, कुछ सवाल हैं जो पूछना है। ये मैं बिना परमिशन के तो नहीं दे सकता बाबू, ठीक है। मैं अगर परमिशन लूँगा, अगर परमिशन मुझे मिल जाती तो ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। हाँ, चलिए तो शुरू किया जाए। तो आप सभी लोगों के पास अड्डा 247 का ऐप तो है ही है, उसके फीचर्स आप तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने बताया है और आप लोगों को बता दें, आज 4 बजे 4 पहले ये जान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 3 बजे तो आप लोगों का क्या होता है, 3 पीएम पे हम आप लोगों का एमसीक्यू कराते हैं, यही है ना। 3 पीएम पे एमसीक्यू कराते हैं। और जो 4 पीएम की क्लास होती है, 4 पीएम की क्लास, आज 4 पीएम की क्लास नहीं है। आज 4 पीएम पे आप लोगों के लिए वही पूरा 15 दिन का स्ट्रेटजी प्लान मैं लेकर आया हूँ कि आप 15 दिन में कैसे, कितना, कहाँ से क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पेपर में करना है, क्या पेपर में नहीं करना है। ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब जो लोग लेट में आते हैं, उनके लिए सब कुछ पूरा स्ट्रैटेजी प्लान होगा उसमें, सब कुछ होगा। हाँ, बिल्कुल। 15 दिन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 4 बजे रीज़निंग का क्लास होता है, तो बाद में देख लीजिएगा वीडियो, वीडियो तो आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 बजे का ही समय हमारे पास है, इसके अलावा समय नहीं है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं, लेट ना करते हुए। हाँ, चलिए तो आज का अपना बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में अगर हम देखें तो इस चैप्टर को विद्युत कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि विद्युत की, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी कि विद्युत क्या होता है। जब आप, मुझे जितना आइडिया है कि आप लोगों को क्या पता है, तो आप लोगों को मुझे ये पता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को फोर्स भी है क्या? फोर्स चैप्टर हो चुका है, सारे फोर्स बता दिए हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक ये पता है कि आप लोग जो हैं, वो अगर ध्यान दें, तो मुझे जहाँ तक पता आप लोगों को विद्युत की डेफिनेशन नहीं पता है।
विद्युत की डेफिनेशन की अगर बात करें तो विद्युत के डेफिनेशन पता ही नहीं है आप लोगों को। आपको पता है तो इलेक्ट्रिक करंट की पता है, जिसको कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सभी को गुड मॉर्निंग। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा, यानी कि आप जिस चैप्टर को पढ़ते हो उस चैप्टर की डेफिनेशन आपको नहीं आती है। अब उस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर की डेफिनेशन क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश बाबू ध्यान से, गुड मॉर्निंग। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती यानी कि विद्युत, तो इस चैप्टर के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये चैप्टर कहता क्या है। हमने जैसे आप विद्युत धारा पढ़े हो, आप कहते हो कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को विद्युत धारा कहा जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आवेश अगर होंगे तभी तो प्रवाहित होंगे, अगर आवेश है ही नहीं तो प्रवाहित क्या होंगे? अगर आवेश है ही नहीं तो आवेश प्रवाहित कैसे होंगे? ये भी तो समस्या की बात है। बोलो, समस्या तो ये भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आवेश प्रवाह की दर जो है वो कैसे आती है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज हो जाना, यानी कि किसी वस्तु पर आवेश का आ जाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। चार्जेबल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब किसी जब किसी वस्तु पर कोई आवेश आता है तो वो गुण प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को ये पता होगा कि चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। लेकिन ये बात बताया किसने था? तो चार्ज की जब हम बात करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो थे, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। क्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो ज़रा इसको ध्यान से इस चैप्टर में ज़रा आप लोगों का विशेष ध्यान चाहिए। तो किसने ये बताया था? तो ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने ये बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इन्होंने किसको डिफाइन किया था? तो इन्होंने चार्ज को डिफाइन किया था। चार्ज यानी कि आवेश को डिफाइन किया था। और इन्होंने ही बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक आवेश होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आवेश होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये किसने बताया था 2 प्रकार के होते हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अब ये आवेश, अगर किसी वस्तु पर कोई आवेश आ जाता है, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अगर पॉजिटिव की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। त्याग करने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, ठीक। और दूसरी चीज, अगर क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज की ओर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को रिसीप्ट करते हैं, यानी कि ये ग्रहण करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण करते हैं। इतनी बातें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। जैसे हमने बताया, ये पता हो कि चार्ज होता क्या है, और किस चार्ज जो है वो सबसे पहले चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो थे, उन्होंने ये बताया चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये चार्ज हमको पता चला है। अब इलेक्ट्रिसिटी की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन होती है जब किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाती है, यानी कि जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है, तो उसी को विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु जब कोई वस्तु, किसी भी वस्तु पे ऐसा हो सकता है, जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित।
आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है, जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है, ठीक, तो जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो इस वस्तु को तो इस वस्तु को तो इस वस्तु को तो इस वस्तु को क्या कहा, सॉरी, तो इस वस्तु को नहीं, तो इस घटना को या इस फिनोमिना को, इस घटना को विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। यही एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हम लोग विद्युत कहते हैं। ये विद्युत की डेफिनेशन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है। अगर हम कहें इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट तो बाद की बात है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज हो जाना, चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is called electricity. This phenomena is called electricity. यानी कि जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को कहा जाता है कि वो विद्युत उस पे उत्पन्न हो गया है। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक? हाँ, जरा, हाँ, जैसे गुस्सा आना, तो चार्ज ही तो इंसान होता है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता थोड़ा। जैसे अब एक बात आपको इतनी तो आपको बात पता होगी, अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, तो उन अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और अगर दो क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज हैं, सेम चार्ज अगर लेकर आएँ, तो वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, करते नहीं करते हैं? अगर भाई सेम चार्ज को लाओगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज को पास-पास लाओगे तो वो एक दूसरे के पास आएँगे, आएँगे नहीं आएँगे? तो ये हम कहते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, उनके बीच जो फ़ोर्स लगता है वो अट्रैक्शन फ़ोर्स होता है, और जो सेम चार्ज होते हैं उनके बीच जो फ़ोर्स लगता है वो रिपल्सन फ़ोर्स होता है। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है? बोलो, फटाफट बताइए। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है सबको? बताइए। यहाँ तक सबको इतनी बात क्लियर है? बोलिए। क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा टफ है, तो स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? सीखते हुए चलेंगे। रंजना कुमारी स्लाइड आ रही है। ठीक है? हाँ। अब देखो, अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। जैसे आप लोगों को हमने बताया कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की डेफ़िनेशन नहीं पता थी, और ये ईमानदारी से बोलें तो ये आपको नहीं आती थी डेफ़िनेशन कि इलेक्ट्रिसिटी की ये डेफ़िनेशन होगी। लेकिन आप जितने लोग हो, वो सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल कर चुके हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये आप लोग प्रैक्टिकल ज़रूर कर चुके हैं, लेकिन थ्योरी आपको नहीं पता थी। प्रैक्टिकल लेकिन सबने किया है, ये फैक्ट है। कौन-सा प्रैक्टिकल किया है, वो मैं बताता हूँ। देखो, इसी को कहते हैं ना कि हम तुम्हारे मन की जान जाते हैं। अब अंतर्यामी नहीं है, ये नहीं है, कल को हमको आप बाबा-वाबा समझ लो, हम हैं सर ही, लेकिन हाँ, इतना थोड़ा बहुत पता चल जाता है। रिपल्सन मीन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट डू नॉट अट्रैक्ट। हाँ, रिपल्सन। अब इंग्लिश भी बाबू आपको नहीं आता है, हिंदी भी नहीं आता है। ठीक, देखिए, समझो मेरे लाल। अब हम आपके जो आपने प्रैक्टिकल किया, उस पे बात करने वाले हैं। वो प्रैक्टिकल क्या किया? जब आप छोटे थे, कक्षा 1 और 2 में पढ़ते थे, तभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया था? प्रैक्टिकल किया था। आप सोचिए कितना बड़ा उस वक़्त रिस्क उठा रहे थे आप, ठीक है? आपको पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रिसिटी हमको पोरवाल से समझाएँगे, लेकिन क्या कहते हैं, आपने उस वक़्त प्रैक्टिकल ज़रूर कर लिया था। जब 2, 3, 4 में पढ़ते थे तब। तब क्या होता था, प्रैक्टिकल क्या था, अपने दोस्त को आप बुलाते थे, कहते आओ तुम्हें मैं जादू दिखाता हूँ। दोस्त आके तुम्हारे पास बैठ जाता था। तुम अपनी पेन को उठाते थे, पेन को ऐसे बालों से रगड़ते थे, और क्या कहते हैं, कागज़ के टुकड़े लेते थे। जब आप कागज़ के टुकड़े लेते थे, ज़रा मैं कागज़ का टुकड़ा थोड़ा-सा अगर मेरे पास हो, देखता हूँ। हाँ, बहुत हैवी है, ज़्यादा हैवी कागज़ का टुकड़ा चलेगा भी नहीं। चलो, 1 सेकंड वेट करो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखा ही देता हूँ, और तुम लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल किए भी हो, और मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है? ज़रा 1 सेकंड वेट करो। जैसे क्या कहते हैं, अगर हम देखें, ध्यान दीजिए, ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है? अब इसके हम छोटे-छोटे पार्टिकल कर लेते हैं।
बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल, ठीक है? ताकि ये हैवी नहीं होना चाहिए। अब वेट दे दिए तो इतना चार्ज नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन अभी चेक करते हैं ज़रा, क्या ऐसा हो इस पेन से ऐसा होगा? हो जाना चाहिए। अब ये देखो, ये कागज़ के टुकड़े हैं। अब जैसे मैंने क्या किया, इसको पेन को रगड़ा, रगड़ा नहीं रगड़ा, ऐसे जब पेन को रगड़ा यहाँ पे और फिर पेन को पास ले गया, तो देखो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने ऐसा प्रैक्टिकल किया है, अट्रैक्ट करना चाहिए। इसका मतलब है क्यों? ये ऐसे पदार्थ की चीज़ बनी हुई है, जिस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, यानी कि ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब होता है, ये अचालक पदार्थ है, समझे? अचालक पदार्थ है, तो इस पे चार्ज नहीं आ रहा है। लेकिन अभी मेरे पास अगर पेन होती, ठीक है? अगर मेरे पास पेन होती और उसको मैं रगड़ता, फिर यहाँ पे पास ले जाता, तो ये तुरंत इसको क्या करता, चिपकाना शुरू कर देता है। तो जब आप ये प्रैक्टिकल किए थे, बालों से पेन को रगड़ने के बाद, जब बालों से पेन को रगड़ने के बाद जब आप ले जाते थे कागज़ के टुकड़ों के पास, तो कागज़ के टुकड़े अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती थी, नहीं कर लेती थी। इसका मतलब जब आप बालों से इसको रगड़े, तो इस पे पॉज़िटिव चार्ज आ गया और जो आपके कागज़ के टुकड़े थे, उन पर तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात नेगेटिव चार्ज था। अब जब 2 अपोज़िट चार्ज पास लेकर आप गए, तो वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अगर इस पे कोई चार्ज ना आता, जैसे ये इंसुलेटर था, इस पे कोई चार्ज नहीं आया, तो क्या कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कर पाया? नहीं कर पाया। कर पाया? नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि फिनोमेना क्या? जब ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होती है, आवेशित होती है, तो वो विपरीत यानी कि अपोज़िट चार्ज की ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, ठीक है? इसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ में आई बात? सर विंटर में क्लॉथ्स में भी होता है, बिल्कुल बॉडी में क्लॉथ्स में भी होता है, बिल्कुल होता है। क्लियर हो गया? बोलो, कोई डाउट यहाँ पे? अब तुमको इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, ठीक है? अब क्या 10 बार थोड़ी ना बोलेंगे? बताइए क्लियर हो गया? मैं 10 बार नहीं बोल पाऊँगा, फटाफट इतना बड़ा चैप्टर है, ऐसे हम अगर दोहराते-तहराते रहे तो फिर हो गया। मैं बोला हूँ ना इंग्लिश में, साथ-साथ बोलते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनिए भी आप लोग। कोऑपरेट करिए प्लीज़, ठीक? तो यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखिए, यानी कि ये क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जब 2 अपोज़िट चार्ज होते हैं, ठीक? तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछता है जैसे कंघा जो अपना होता है, कंघे को बालों से रगड़ने के बाद कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों के पास जब ले जाते हैं, तो कंघा कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे कंघे पे कौन-सा चार्ज आएगा और कागज पे कौन-सा चार्ज होगा। तो जो अट्रैक्ट करता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो क्या कहते हैं, जो अट्रैक्ट होता है, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक? हमेशा याद रखिएगा, आप ही हैं। आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? जो बिल्कुल नेगेटिविटी से भरा हुआ है या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो पॉजिटिव इंसान है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो पॉजिटिव होगा उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो नेगेटिव होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। पॉजिटिव चार्ज क्यों कह रहे हैं? महफूज अहमद, तो क्या कहें भैया तुम बता ज़रा हमें? आप बताओ ज़रा हमें, क्या बोलें? पॉजिटिव चार्ज ना बोले तो क्या बोलें? वाह भाई वाह! ये भी होता है कि आप लोग भी गे एमसीक्यू का मैराथन सैटरडे को सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है, ठीक? ध्यान दीजिए।
अब तो जैसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे चार्ज ही पूछा जाता है कि अगर कंघा है, कंब जिसको आप बोलते हो, उस पे कौन-सा चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कागज़ है तो उस पे कौन-सा चार्ज आएगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक क्वेश्चन पूछता है जब लकड़ी के डंडे को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है, तुमको लगेगा ये पूछा नहीं गया है। बीपीएससी में सवाल ये आया है, याद रखिएगा। ठीक है? मेंस के पेपर में ध्यान दीजिए। अगर बिल्ली के खाल से अरे बालक ज्ञान ना दो, बी माइनस कह सकते हैं या बी पॉजिटिव कह सकते हैं, ये सब हमें ज्ञान ना दो, ठीक है? चुपचाप पढ़ लो। अगर आपको लगता है आप हमसे ज़्यादा काबिल हो, आप हमसे ज़्यादा जानते हो, तो क्या कहते हैं आप एग्ज़िट कर सकते हो। ठीक है? ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं बात तो वही कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, फर्जी में आप हमें यह ज्ञान दिए जा रहे हो। ठीक है? अजीब आदमी हो। ध्यान दो इधर। हम मूर्ख हैं यहाँ पे खड़े होके आपको समझा रहे हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं, फिर हम यहाँ खड़े हो गए तो आपको बताना शुरू कर दिए। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक कंघा हो गया। दूसरी अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी अगर हम बात करें तो समझिएगा इसको। अगर कंघा और कागज हो गया, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो जैसे बिल्ली की खाल वाला एग्जाम्पल बता रहे थे, ऐसे तुम लोग मिस करा दोगे हमारी चीजें और मिस हो जाएगा तो लॉस अल्टीमेटली आपका ही होगा। ठीक है? जैसे क्वेश्चन पूछता है कि बिल्ली की खाल से लकड़ी के डंडे को रगड़ा जाता है। ठीक, लकड़ी के डंडे को रगड़ा जाता है तो किस पर कौन-सा चार्ज आएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो जो आप अपनी पेन को उठाइए, आप अपनी हथेली पे पेन को रगड़ना शुरू कीजिए। अगर आप पेन को रगड़ते हो हथेली पर, तो गरम कौन हो रहा? पेन गरम हो रही है या हथेली गरम हो रही? ज़ाहिर-सी बात हथेली गरम होती है, तो जो आप स्किन होती है, उस पे बच्चा कौन-सा चार्ज आएगा? पॉज़िटिव चार्ज आएगा। डंडा जो होता है, उस पे अगर हम देखें, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस चार्ज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे अब ये पता चला कि किसी ऑब्जेक्ट पे आवेश आ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो सकती है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमने आपको 2 पॉइंट लिखा है। जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आवेश का फ्लो जो होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। तो अगला पॉइंट ये आप लोगों के लिए है, ये हमेशा हर जगह काम आने वाला है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो अगला पॉइंट क्या है? आवेश का प्रवाह जो होता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश का प्रवाह जो होता है, वो किधर की ओर होता है? तो आवेश का प्रवाह पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से किधर होता है? नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, तो इसी को कभी-कभी दूसरे टाइप से भी लिख दिया जाता है। अब जैसे हम तुमसे पूछें, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर हम आपसे पूछें, इन दोनों में वैल्यू किसकी ज़्यादा है? अगर हम आपसे पूछें, इन दोनों में वैल्यू किसकी ज़्यादा है? तो पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली? सभी लोग बताओ। पॉजिटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो इसलिए कभी-कभी इसी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देता है। इसी पॉइंट को क्या कह देता है कि आवेश का प्रवाह जो होता है, आवेश का प्रवाह, अब इसी सेंटेंस को देखो दूसरे तरीके से लिखा जा रहा है। आवेश का प्रवाह ठीक उच्च आवेश से, यानी कि हाई वोल्टेज चार्ज से, उच्च आवेश से उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर होता है। उच्च आवेश से उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर होता है। यानी कि हमेशा ये बात क्यों मैं बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे
इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, तो उसमें आवेश प्रवाह ही होता है। उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर होता है। ठीक, तो ये एक ही पॉइंट को दो तरीके से लिख दिया। यही होता है क्या कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी को क्या करता है, थोड़ा चेंज करके, लैंग्वेज बदल के आपको क्वेश्चन दे देता है। तब आप कहते हो कि सर आपने ये बात तो पढ़ाई नहीं थी। थोड़ी क्या होती है कि आपकी गहनता की कमी रह जाती है, एनालिसिस की कमी रह जाती। लेकिन हम जानते हैं कि आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप खुद से एनालिसिस करो, तो मैं थोड़ा-थोड़ा इस लेक्चर के साथ-साथ एनालिसिस भी इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ, ताकि आप में, आपके दिमाग में भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या कहते हैं क्रिएट हो सकें। अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सकें आसानी से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हुई? बोलो सभी लोग, सभी लोग बोलिए फटाफट। क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। अब देखो, आवेश का यूनिट पूछा जाता है कि आवेश का यूनिट क्या होता है। अगर आवेश के यूनिट की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आवेश का यूनिट यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक, आवेश का मात्रक जिसको हम कहते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश के मात्रक की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इंग्लिश में जब लिखते हैं तो कूलाम्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कूलाम्ब लिखते हैं। ये लिखा जाता है। ठीक, तो ये इसका क्या होता है? यूनिट होता है। हमने बताया आवेश की अगर हम बात करें तो वो प्रोटॉन पे भी आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है। अगर प्रोटॉन पे चार्ज पूछा जाए कितना होता है तो याद रखिएगा कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम प्रोटॉन पे चार्ज पूछते हैं यानी कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो इंग्लिश में लिख दें, बोलो बालक, चार्ज ऑन प्रोटॉन, या चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, प्रोटॉन पर चार्ज। प्रोटॉन पर जब चार्ज की हम बात करते हैं यानी कि आवेश की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1.6 इन 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब। कितना होता है? 1.6 इन 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इन 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब। अब देखो क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। ठीक, -19 होता है, याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन पर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन पे जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर भी सेम ही होता है, बट इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव होता है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऑलवेज, ये सामने लिखा क्या होता है? सामने लिखा, थोड़ा देखो भी बालक। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर जब हम बात करते हैं आवेश की तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे जब आवेश की बात करते हैं तो होता है -1.6 इन 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, इतना होता है। देखिए यहाँ पे ये चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, कितना चार्ज होता है, चार्ज ही याद रखिएगा और कुछ आप दिमाग में मत लाइएगा। ठीक है, अब इस आवेश की अगर हम बात करें तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे मिल्कन, उन्होंने इस आवेश को बताया था कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो ये किसने बताया था? तो ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या किया था, 1923 में डिफाइन किया था। तो किसने बताया था ये आवेश? तो अगर ये बात किया जाए कि इस आवेश को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, उनका नाम था मिल्कन। क्या नाम था? मिल्कन। ये एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे। ठीक है, लिख लिया?
बहुत अच्छे। साइड हो जाएँ, ठीक है, हो गए। अब देखिए, अब जब क्या कहते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यानी कि अब अपनी जो हेडिंग आएगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हिंदी में उसको कहा जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा होता क्या? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इंग्लिश में पहले सुन लीजिए, फिर हिंदी में सुन लीजिएगा। इंग्लिश में कहा जाता है फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि अगर आवेश प्रवाह की दर कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आवेश है तो आवेश जो होता है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने चार्ज बताया है, चार्ज को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है? क्यू होता है। जो विद्युत धारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यों होता है? जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो ये तार है, इस तार में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ठीक, अब हमने अभी आप लोगों को पिछली क्लास में बताया, पिछली स्लाइड में बताया है कि क्या होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश का जो प्रवाह होगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा। होगा नहीं होगा? अगर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर ये चार्ज जाते हैं तो कौन जा रहा है? चार्ज जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगेगा नहीं लगेगा? तो अगर हम देखें तो ये इसीलिए कहा जाता है कि आवेश प्रवाह की दर यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, बताया ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आवेश प्रवाह की दर जो होती है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब समय ही होता है। क्या मतलब होता है? तो दर का मतलब समय होता है। क्या होता है? दर का मतलब समय होता है। समझ में आई बात? धन आवेश, ऋण आवेश, निखत रहमान तुमको समझ नहीं आया। इसमें कुछ समझने का है ही नहीं। ये तो तुमको याद होना चाहिए। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये याद करने वाली चीज़, समझने वाले, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बता गए हैं, उनकी बात को याद रखो। समझ रहे हो? हाँ। देखिए, तो यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसी फार्मूले को डिफाइन कर दें। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट एम्पियर होता है। इस फार्मूले को अगर डिफाइन करें तो हम यही लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या है? आवेश प्रवाह की जो दर है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, बहुत सिंपल है। ज्यादा बड़ी डेफिनेशन रटोगे कंफ्यूज होगे, मेहनत ज्यादा लगेगी। सिंपल सा रटो, और इसका फार्मूला मैंने लिख ही दिया है।
वेद प्रकाश साइंस हिंदी में समझ नहीं आएगा, 90% लोग हिंदी में हैं, तो जायज़-सी बात है हम इंग्लिश तो नहीं लिख सकते। और दूसरी चीज़ जब मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो हिंदी भी डेफ़िनेशन समझा रहा हूँ, इंग्लिश की डेफ़िनेशन भी समझा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं सुनते हो यार? बिल्कुल आप परेशान कर रखे हो, ये थोड़ी ना है। अब कहो तो हम यहाँ पे 2-2 लैंग्वेज में लिखने में ही समय बर्बाद कर दें, 10 दिन पेपर को है और हाँ, आप हमसे लिखवाते ही रहो, ठीक? पढ़ लेना फुर्सत से, बाद में साइंस का एक बैच रिलीज़ कर देंगे इंग्लिश मीडियम का, अच्छे से पढ़ा देंगे। अभी इतनी फुर्सत नहीं है ना। मैं इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, ठीक है? 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही, ठीक? ना सुनेंगे, ना देखेंगे, कान बंद हैं, आँखें बंद हैं, सब कुछ बंद है। केवल वो क्वेश्चन टाइप करने में लगे हैं, ये बता दीजिए सर, ये बता दीजिए सर, ये बता दीजिए सर। चलो भाई मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप सब लोग क्वेश्चन ही पूछ लीजिए। जो आपकी इच्छा वो पूछिए, सबका जवाब दूँगा। ऐसे नहीं आ गया हूँ पढ़ाने के लिए बालक। बिहार के लोगों को हिंदी नहीं आती। कितने लोग बिहार के ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है? ज़रा हमें हाथ खड़ा करके हमको बताइए फटाफट। हम इंग्लिश वालों को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। क्यों इग्नोर करें? पैसा उन्होंने भी दिया है। लेकिन बाबू अगर हम 2-2 लैंग्वेज लिखेंगे समय खराब होगा। पहले तो मैं हिंदी भी नहीं लिख रहा था, केवल समझा रहा था। नहीं तो हम केवल क्या कहते हैं समझाएँगे ही समझाएँगे। ठीक? ये कोई मुझे ना बताए कि इंडिया में रह के किसी को इंग्लिश न हिंदी नहीं आती। ठीक है? लिख नहीं सकते दोनों लैंग्वेज, समझा तो दोनों से लैंग्वेज रहे हैं। क्या बोल रहे थे? फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यही इंग्लिश ही तो बोल रहे हैं। ये कौन-सी जापानी है भई? ठीक, देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इससे हम लोग क्या यार, तुम लोग कुछ भुला दोगे चीज़ों को, इतना टफ चैप्टर है, कोई चीज़ मिस हो गई तो क्या कहते हैं, तुम ही लोग को थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट, ध्यान दीजिए। तो यानी कि विद्युत धारा की हम बात कर रहे थे और हम इसकी डेफ़िनेशन आप लोगों को बताए हैं कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम, आवेश प्रवाह की जो दर होती है, उसी को विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक? अब ज़रा इसको समझिएगा। अब देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जब विद्युत धारा में धारा प्रवाहित होती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट स्लाइड पे बताया था कि जो आवेश का प्रवाह होता है, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि हाई वोल्ट से हाई हाई चार्ज से लो चार्ज की ओर होता है। यहाँ पे अगर देखें तो समझिएगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और आप लोगों के पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इसका यूनिट क्या होता है? तो हमने आपको यूनिट बता दिया है। इसका यूनिट एम्पीयर होता है। क्या यूनिट होता है? एम्पीयर होता है। दूसरी सबसे खास बात ध्यान सुनिएगा, इसमें पूछता है कि विद्युत धारा कौन-सी राशि है? राशि का मतलब क्या होता है? क्वांटिटीज़ होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है? उसी वेक्टर क्वांटिटीज़ को हिंदी में सदिश राशि कहा जाता है और स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में अदिश राशि कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें कौन-सी क्वांटिटी है, कौन-सी राशि है, तो आपका आंसर क्या होगा? एक्चुअल में अगर हम बात करें कि विद्युत धारा जो होती है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसकी कौन-सी क्वांटिटी होती है, तो विद्युत धारा की क्वांटिटी टेंसर होती है। यानी कि ये टेंसर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब मेरी बात को बिल्कुल गाँठ बाँध के अपने दिमाग में रख लेना और बिल्कुल ध्यान से सुनना, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। टेंसर क्वांटिटी केवल आपके जानने मात्र के लिए है। कभी ये क्वेश्चन अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं आता है, कंपटीशन के दौर में, कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी भी टेंसर नहीं आता। हाँ, जो नीट, जेईई एग्ज़ाम जो होते हैं,
उनमें टेंसर ही दिया जाता है, लेकिन जो जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कभी टेंसर नहीं दिया जाता है, टेंसर नहीं माना जाता है। लेकिन जानकारी के तौर पे आपको केवल पता होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन-सी मतलब राशि है विद्युत धारा, तो हमारा आंसर क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग जो आंसर लगाएँगे, तो हम लोग ये कहेंगे कि विद्युत धारा जो है, वो कौन-सी राशि है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? विद्युत धारा एक कौन-सी राशि लगाना है? तो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन-सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। ठीक क्या है? अदिश राशि है। समझ में आई बात? तो ये एक कौन सी राशि है? अदिश राशि। आपको यही याद रखना है, आपके दिमाग में यही होना चाहिए। टेंसर को भूल जाओ, केवल हम तुम्हें जानकारी के लिए बता दिए हैं, बाकी आप उसको भूल जाओ। आपका उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपके क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो आपका आंसर अदिश राशि ही होगा और यही आपको आंसर लगाना ही है। ठीक, तो ये क्वांटिटीज की बात हो गई। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर होता है। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जाता है। यानी कि अगर मेजर करने की बात करें तो आप जानते हो कि विद्युत धारा जो होती है, इसको अमीटर जो होता है, अमीटर से मापा जाता है। किससे मापते हैं? अमीटर से मापा जाता है। किससे मापते हैं? अमीटर से। यानी कि किससे मेजर करते हैं? तो मेजर करने की जब बात करें तो किससे मेजर करा जाता है इलेक्ट्रिक करंट को? अमीटर को। अमीटर से। अमीटर हिंदी में भी कहेंगे, अमीटर इंग्लिश में भी कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं जरा। ठीक, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट से और भी क्वेश्चन पूछते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता कितने प्रकार का है, यानी कि विद्युत धारा कितने टाइप की होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं एसी और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं डीसी। एसी का मतलब होता है डायरेक्ट कर अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक, अब जरा इसको समझिएगा। हिंदी मीडियम वालों को एसी को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट करंट जो होता है उसको हिंदी वाले कहते हैं दिष्ट धारा। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। यानी कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो समझिएगा। अल्टरनेट करंट जो होता है, ठीक, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। मैग्नीट्यूड होता है, केवल यही। ठीक, परिमाण केवल होता है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और इसके अलावा इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होती है। यानी कि जो हमारा डायरेक्ट करंट है इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं और जो हमारा अल्टरनेट करंट है इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर क्या कहते हैं बफरिंग हो रहा तो रिज्वाइन करिए प्लीज। ठीक, तो इसमें केवल और केवल क्या होता है, अगर हम देखें तो इसमें केवल और केवल क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे ये बात हम अदिश और सदिश नहीं बताएंगे, नहीं तो यहाँ वाला क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाओगे। जो हम ये वाला पॉइंट आप लोगों को लिखाए हैं, यहाँ दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो इसलिए इतना ही याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो मेरी जिम्मेदारी है वो क्वेश्चन को कराने की और वो क्वेश्चन कौन से आते हैं वो बताने की। ठीक है,
पहले सुनते जाइए आप लोग। तो एसी जो है अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में थोड़ा डिफरेंस बता देते हैं। डायरेक्ट करंट जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, ठीक? और अल्टरनेट करंट जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम खतरनाक होता है। क्यों अल्टरनेट करंट कम खतरनाक है और क्या कहते हैं? अब देखिए अल्टरनेट करंट का मतलब ये नहीं अब 11,000 वोल्ट का जो करंट होता है वो भी अल्टरनेट ही होता है। 11,000 वोल्ट अब आदमी पकड़ ले तो उड़ ही जाएगा, वो दग जाएगा आदमी, ठीक है? मतलब एक नॉर्मल जो घर में एक वोल्टेज फ्लो होता है एक घर में, उस वोल्टेज की बात करें तो उस वोल्टेज पे अल्टरनेट जो होता है वो थोड़ा मतलब कम खतरनाक होता है और डीसी जो होता है वो डायरेक्ट खतरनाक होता है। जैसे थोड़ा समझाते हैं। जैसे अगर देखें तो अल्टरनेट का मतलब क्या है? इसमें जब चार्ज का फ्लो होता है तो अल्टरनेट होता है। ऐसे, ऐसे, ऐसे इस प्रकार से फ्लो होता है और जब इस प्रकार से फ्लो होता है तो ये 2 चार्ज के बीच एक ब्रेक आता है। एक ब्रेक आ जाता है 2 चार्ज के बीच। आता है नहीं आता? इसी को हम टाइम इंटरवल बोलते हैं। तो इसलिए ये जब फ्लो होता है ब्रेक आता है, फिर फ्लो होता है, फिर ब्रेक आता है। तो इसलिए अगर कोई यहाँ पे छू लिया तो उसको झटका मार देगा, उठा के फेंक देगा। मतलब अब अगर फेंक दिया तो करंट से एक होता है ना, अगर उठा के कहते हैं फेंक दिया था, उठा के पटक दिया था करंट ने, तो उठा के फेंक देता है जब, तो ज़ाहिर-सी बात है करंट से आप छूट जाओगे। तो ये यहाँ फ़ायदा होता है। यही एक थोड़ा-सा एडवांटेज कह सकते हो, लेकिन ये केवल जो घरेलू वोल्टेज है उसी की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं तुम सोचो 11,000 वोल्ट के तार को पकड़ लो, तुमको उठा के फेंक दे। तुम पकड़ोगे फेंकेगा तो है ही, लेकिन तुमको दगा के फेंकेगा, तुम फट चुके होगे तब तक, ठीक है? तो इसलिए अब पावर की भी तो बात होती है, यानी कि कितने पोटेंशियल का करंट आ रहा है। ठीक, तो वो डिपेंड करता है करंट की पोटेंशियल पे, लेकिन जो नॉर्मल घरेलू वोल्टेज होता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। डीसी में डायरेक्ट करंट है, जैसे इन्वर्टर से जब सप्लाई चलती है डायरेक्ट करंट होता है। ठीक इन्वर्टर वाला करंट, इसीलिए देखो इन्वर्टर अगर घर का कभी सही कराते हो तो सारे एमसीबी स्विच बंद कर देता है मैकेनिक भी, क्योंकि जानता कहीं गलती से छू गए तो इन्वर्टर में डीसी निकलता है, तो वो जो डीसी होता है वो डीसी का मतलब है डायरेक्ट, वो डायरेक्ट फ्लो हो ही रहा है, तो उसको अगर छू गया तो वो तुम्हें चिपका लेगा, चिपका के सारा खून चूस जाएगा। इसलिए डीसी ज्यादा खतरनाक माना जाता है अल्टरनेट करंट की अपेक्षा। अब देखिए, इनसे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन पे ज़रा आ जाते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं ज़रा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एसी करंट से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहली चीज़, जैसे जितनी चीज़ें ऐसी हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं, यानी कि देसी भाषा में, बिल्कुल गाँव की भाषा में हम कहें, तो जो जितनी चीज़ें ऐसी हैं, जो क्या कहते हैं जितनी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या कहते हैं विद्युत से चलती हैं। किससे चलती हैं? विद्युत से चलती हैं। जितनी चीज़ें ऐसी हैं जो विद्युत से चलती हैं। एसी करंट अल्टरनेट करंट होता। अब वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, केवल खतरनाक कम होता है। ये हम समझा रहे थे जानकारी के लिए। देखिए जैसे जितनी चीज़ें आपके घर में ऐसी हैं जो आपकी डायरेक्ट बिजली से चलती हैं, वो सब एसी धारा उसमें प्रवाहित होती है, यानी कि सब में अल्टरनेट करंट प्रवाहित होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, यानी कि छत वाला पंखा, पूछा जाए उसमें कौन-सी धारा प्रवाहित होती है, तो आंसर होगा एसी धारा प्रवाहित होती है। अगर आपसे थोड़ा वेट कर लो, अब बता रहे हैं क्वेश्चन, वो सुन लो नहीं तो क्वेश्चन मिस हो जाए। अगर आपसे क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके घर में जो ग्राइंडर है, यानी कि जिसको आप मिक्सी कहते हो, वो उसमें कौन-सी धारा प्रवाहित होती है, तो आंसर होगा एसी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर का जो तूफ़ानी पंखा है, जिसको कोई तूफ़ानी कहता है, कोई फर्राटा कहता है, कोई झर्राटा कहता है, जो भी अपनी भाषा में लोग बोलते हों, वो उस पंखे में कौन-सी धारा प्रवाहित होती है, तो एसी धारा प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फ्रिज में कौन-सी धारा प्रवाहित होती है, तो आंसर होगा एसी। जितनी चीज़ें ऐसी हैं, जो बिजली से चलती हैं, वो सब एसी उसमें धारा प्रवाहित होती है और जितनी चीज़ें ऐसी हैं जो बैटरी से चलती हैं, उनमें सब में
डीसी धारा प्रवाहित होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके घर में हो सकता है जितने लड़के लोग हैं, वो सब क्या कहते हैं ट्रिमर मशीन रखे होंगे। जो ट्रिमर होती है वो बैटरी से चलती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिमर में कौन-सा करंट फ्लो होता है, तो आंसर डीसी होगा। अगर आपसे पूछा जाए जैसे आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपसे पूछा जाए कि आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में कौन-सा करंट फ्लो होता है, तो भी आंसर डीसी होगा। क्यों? लैपटॉप बैटरी से चलता है, मोबाइल बैटरी से चलता है, ठीक है? लेकिन जो उसका एडाप्टर होता है, क्या होता है कि लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर ऐसा एक चीज़ लगी होती है, आगे हम बताएँगे क्या लगा होता है, जो एसी करंट को डीसी में बदल देता है। सिंपल सी बात अगर हम देखें, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, यानी कि जितनी ऐसी चीज़ें हैं, जो विद्युत से चलती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं, विद्युत उपकरण जो होते हैं, उनकी अगर बात करें तो वो उपकरण जो होते हैं, उनकी जब बात करते हैं तो वो सब एसी करंट हैं और जितने बैटरी के उपकरण होते हैं, यानी कि बैटरी से चलने वाले उपकरण होते हैं, सब डीसी वाले होते हैं। क्या होते हैं? डीसी डीसी वाले होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे धोखा है। धोखा क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों का ध्यान 1 सेकंड के लिए इधर मेरी तरफ पूरी तरीके से केंद्रित होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर जाओगे बाबू। तो इसलिए पूरा फ़ोकस आपका स्क्रीन पे हो, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। हमने जैसा कि बताया कि जितने बैटरी वाले उपकरण हैं, उनमें सब में डीसी है, जितने विद्युत उपकरण हैं, उनमें सब में एसी है। लेकिन आज की डेट में ऐसे भी विद्युत उपकरण आने लगे हैं जिसमें डीसी धारा प्रवाहित होती है। कौन-सी धारा प्रवाहित होती है? डीसी धारा प्रवाहित होती। जैसे आज की डेट में जब आप एसी खरीदने जाते हो, एसी का मतलब एयर कंडीशन, तो वहाँ पे कहता है ये इन्वर्टर एसी आया है, इसको ले लीजिए। अब जो जिस एसी पे इन्वर्टर एसी लिखा है या डीसी इन्वर्टर एसी लिखा है, उसमें डीसी करंट का फ्लो होता है। ऐसा क्यों किया गया? एसी करंट से डायरेक्ट चलने वाले जितनी हैवी मशीनें थी, वो लोग इलेक्ट्रिक करंट का कंज़प्शन ज़्यादा करती थी। जैसे एसी थी जो पहले, एयर कंडीशन जो था पहले, वो क्या था? वो डायरेक्ट एसी करंट से चलता था, तो वो ज़्यादा बिजली का बिल बनाता था, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज़्यूम करता था। तो लोगों के खर्चे को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी हमेशा अपडेट होती रहती, लोगों के खर्चे को कम करने के लिए और इसके साथ-साथ अगर देखा जाए, लोगों के खर्चे को कम करने के लिए और इसके साथ-साथ अगर हम देखें, तो यानी कि बिजली बचाने के लिए उसको डीसी बेस्ड पे बना दिया गया है। यानी कि एसी में ही ऐसा उपकरण लगा है, जो एसी करंट लेता है। एयर कंडीशन में ऐसा उपकरण लगा है, जो लेता एसी करंट है, लेकिन उसको कन्वर्ट डीसी में कर देता है। अभी हम इस उपकरण की बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ समझ लीजिए। तो हमेशा एक दिमाग में अपने ये भी सेट रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन हो, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को कंज़्यूम करने वाली चीज़ है, वो बेसिकली डीसी पे ही आधारित होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल बताते हैं, रेलवे का इंजन जो होता है, रेल इंजन की अगर हम बात करें, अब सोचो रेल इंजन बिजली से जो रेल इंजन चलता है, वो रेल इंजन तो बहुत ज़्यादा पावर कंज़्यूम करेगा, करेगा नहीं करेगा? इसलिए रेल इंजन को डीसी बेस बनाया गया। रेल इंजन डीसी करंट से चलता है। किससे चलता है? डीसी करंट से चलता है। हाँ, बहुत अच्छे। ठीक, अब ज आज की डेट में जो एयर कंडीशन लाते हो उसपे जिस पे लिखा हो डीसी इन्वर्टर, वो समझ लो डीसी वाली है। आज की डेट में फ्रिज भी ऐसी आ गई हैं जो डीसी इन्वर्टर बेस्ड हैं, वो भी समझ लीजिए क्या आपकी फ्रिज जो है वो भी क्या कहते हैं डीसी बेस्ड भी है। समझ में आई बात? ये पूरी चीज़ क्लियर हुई अच्छे से? बोलो भैया, बोलो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सब लोग बोलिए फटाफट इसमें। बोलिए क्लियर है सब लोग? फटाफट बोलिए।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे लाल बाल पाल। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखो, जैसा कि हमने बताया कि एक उपकरण होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब देखिए, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कौन एसी करंट को डीसी में बदलता है, सॉरी, एसी करंट को डीसी में कौन बदलता है, थोड़ा यहीं पे लिख देते हैं। जैसे एसी करंट है, एसी करंट को डीसी में कौन बदलता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एसी को डीसी में बदलने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है? रेक्टिफायर होता है। एसी को डीसी में बदलने वाला कौन होता है? रेक्टिफायर होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन बदलता है? रेक्टिफायर। अब ये भी होता है, डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालक इलेक्ट्रीफायर। क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रीफायर। देखिए, कभी कभी इलेक्ट्रीफायर की जगह डायोड का ऑप्शन दे देता है, तो डायोड आंसर भी सही होगा। चाहे वो इलेक्ट्रीफायर हो, चाहे वो रेक्टिफायर हो, ये दोनों एक प्रकार के डायोड ही होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के डायोड ही होते हैं। इन्वर्टर क्या होता है? अब देखो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है। ठीक, देखो, इन्वर्टर का काम क्या है? जो एसी को डीसी में केवल बदलता है, ध्यान से सुनिएगा, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्टर। क्या कहते हैं? कन्वर्टर। ठीक, मैक्सिमम लोग गांव से होंगे। एक समय ऐसा था, हर गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, या बिजली थी भी तो क्या होता था, रात में आती थी या 3-4 घंटे बिजली आती थी, बाकी देर नहीं आती थी। तो गांव के लोग जो थे वो अपने घर में बैटरी का उपयोग करते थे, बैटरी को चार्ज करा लेते थे या चार्ज कर लेते थे। उसी बैटरी से क्या करते थे? बैटरी चार्ज कर लेते थे। उसी बैटरी से क्या करते थे, यानी कि उसी बैटरी से फिर क्या करते थे, जो बैटरी को चार्ज कर लेते थे और उसी बैटरी से क्या करते थे, अपना काम चलाते थे। लेकिन आप सोचिए, जब मोबाइल भी इंट्रोड्यूस हो गया था और गांव में यही हालात थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक इतना बड़ा डिब्बा जैसे आता था, कन्वर्टर आता था, नहीं आता था, जो बैटरी पे लगा दो, उसमें प्लग लगा दो, वो क्या कहते हैं, बिजली वाले चार्जर से चार्ज करना शुरू कर देता था। यही था, नहीं था? कन्वर्टर आता था, नहीं आता था? कन्वर्टर से हम क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। तो जब कोई एक ऐसा होता है जो केवल एसी को डीसी में बदले, तो वो कन्वर्टर कहलाएगा, या डीसी को एसी में बदले तो भी वो कन्वर्टर कहलाएगा। तो इन्वर्टर क्या होता है ये जान लीजिए। इन्वर्टर शब्द जो है वो इन्वर्ट से बना है। किससे बना है? इन्वर्ट से बना है। इन्वर्टर किसको कहते हैं? इन्वर्ट इन्वर्टर जो है, अब इन्वर्टर की अगर बात करें तो इन्वर्टर जो होता है ये किससे बना है? ये इन्वर्ट शब्द से बना है। ये देखो, इन्वर्ट लिखा। इन्वर्ट का मतलब होता है पलटना, अपोजिट कर देना। क्या मतलब होता है? अपोजिट कर देना। इन्वर्ट का मतलब यही होता है। जब इन्वर्टर को एसी करंट मिलता है, यानी कि बिजली आ रही होती है, तो जब इन्वर्टर को एसी करंट मिलता है, यानी कि जब बिजली आ रही होती है, तो उसको ये कन्वर्ट करता है डीसी, जिस दौरान बैटरी आपकी चार्ज होती है। अब जैसे बिजली गई, यानी कि एसी करंट मिलना बंद हो गया, तुरंत इसको कन्वर्ट कर देता है एसी में। फिर बैटरी में जो डीसी भरा हुआ है उसको कन्वर्ट करता है एसी में। फिर आपके घर में एसी की सप्लाई चालू हो जाती है, आपके पंखे चालू हो जाते हैं, आपका घर का फ्रिज चालू हो जाता है। इसलिए इसका नाम इन्वर्टर पड़ा, क्योंकि ये क्या करता है, कन्वर्ट नहीं करता है, ये इन्वर्ट करता है। जब इसको एसी करंट मिलता है तो उसको इन्वर्ट कर देता है डीसी में, ताकि आपकी बैटरी चार्ज होती रहे। और जैसे बिजली जाती है, एसी करंट का रुका, तुरंत उसको इन्वर्ट कर देता है डीसी को इन्वर्ट कर देता है एसी में, आपके घर में फिर से बिजली की सप्लाई चालू हो जाती है। इसीलिए इसका नाम इन्वर्टर रखा गया है, ना कि
कन्वर्टर रखा गया है। अगर ये केवल बैटरी से बिजली बनाता आपके घर में, तो ये कन्वर्टर कहलाता। अगर ये केवल बैटरी को चार्ज करने वाला होता, तो भी ये कन्वर्टर कहलाता, ना कि इन्वर्टर कहलाता। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे हमसे किसी ने पूछा स्टेबलाइजर क्या होता? पेशेंस, बी पेशेंस, स्टेबलाइजर पे आएँगे, वो अलग टॉपिक है, ट्रांसफार्मर में आएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? सबको क्लियर है? बोलिए। बहुत अच्छे। तो इन्वर्टर ये क्लियर हो गया, इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर का काम क्या होता है, ठीक? अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका फिनिश हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट किसमें-किसमें पास हो सकता है, ये भी जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की जब हम पास होने की बात करते हैं, तो इसके लिए 3 टाइप के चीज़ें बनी हुई हैं। 3 टाइप क्या? यानी कि 4 चीज़ें होती हैं। कौन-कौन सी 4 चीज़ें होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। एक को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर जो होते हैं उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं चालक पदार्थ। क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। दूसरे जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अचालक पदार्थ। क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ, ठीक? तीसरे जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तीसरे नंबर पे जो आते हैं, यहाँ समझाएँगे क्यों? तीसरे नंबर पे जो आते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट पे अगर देखें, तो उसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर को क्या हिंदी में कहेंगे? तो सेमीकंडक्टर को हिंदी में कहा जाता है अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अगर हम कहें चौथे नंबर पे जो आते हैं, वो क्या आते हैं? वो आते हैं सुपर कंडक्टर। क्या आते हैं? सुपर कंडक्टर। ठीक, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? तो इसको विशिष्ट चालक भी कहा जाता है हिंदी में, और इसको अति चालक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालक भी कहते हैं और इसको अति चालक भी कहते हैं। अब ये चीज़ें होती क्या हैं, ज़रा समझिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, सबको आपको क्लियर हो जाएगा। इन चारों चीज़ों के बारे में अगर हम समझें, ज़रा तुम लोग के कमेंट देख लें, क्या लिखा? विभा, क्या समस्या है बताओ मेरे लाल? अब ज़रा तुम लोग अपनी-अपनी समस्याएँ बता दो, जिनको जो समस्याएँ, हम समस्याएँ सुन ही लेते हैं। बताओ। इतना मायूस ना हो मेरे लाल, और इतना निराश भी ना हो। हम कोई ऐसी कसर नहीं सुन रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों का नुकसान हो। मैं इसलिए आपको नहीं पढ़ाता हूँ कि मैं आपका नुकसान करने आया हूँ। अगर यही करना होता तो मैं भी टाइम पास करता। आप देखो, आप 4 कमेंट करते हो, मुझे अगर गुस्सा भी आ जाता तो भी 2 मिनट में, 1 मिनट में उसको ख़त्म करते हैं, आपको समझा देते हैं और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ पढ़ाना, क्योंकि इस वक़्त आपका समय बहुत कीमती है। ठीक है? आपका समय बहुत कीमती है, मेरे लिए भी कीमती है और हमसे ज़्यादा आपके लिए कीमती है, ठीक है? तो जितना मुझसे जो चीज़ें सबके लिए हो सकती हैं एक सामूहिक तरीके से, उतना मैं कोशिश करके कर रहा हूँ और आप उसमें अपना सहयोग ज़रूर दें, ठीक है? और इससे आप ही लोगों का फ़ायदा। आप सोचिए, मैं इतनी ये चैप्टर ऐसा है, थोड़ा क्या कहते हैं, टफ़ है, तो इसको थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, यानी कि एक-एक चीज़ हमें समझाना पड़ रहा है। और आप खुद सोचिए, अभी हम कितनी क्लास लिए होंगे, 8वीं आज क्लास है, 9वीं, और आपको 2 घंटे की होती तो मान लो 16 घंटे हो गए हैं, लगभग 15-16 घंटे पढ़ा दिए हैं, तो आपका फिज़िक्स कंप्लीट कर दिया। नहीं तो सोचिए, मैं भी 1 घंटे क्लास लेता, 2 घंटे यहाँ क्यों चिल्लाता? लेकिन नहीं, आपका समय कीमती, आपने पे किया है, आपका एग्ज़ाम कीमती है, मेरे लिए भी,
हमसे ज़्यादा आपके लिए भी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं पूरी तरीके से मेहनत करके आपकी सारी चीज़ों को कवर कराने में लगे हैं और आप क्या और इतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं है, तो कम से कम एक बार अगर रीड कर लो, तो आपका क्वेश्चन हो जाए। इतना कोशिश हम अपने तरफ से कर रहे हैं। हाँ, यह हो सकता है कुछ लोगों को 1-2 लोगों को या आप लोगों को लगता हो ऐसा कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो मुझे कम समझ आता है या क्या कहते हैं, नहीं समझ आता है, तो बाबू एक चीज़ इतनी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फिर इससे आसान फ़िज़िक्स तो नहीं पढ़ाई जा सकती है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। हो सकता है आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो, आप लोग हमसे ज़्यादा टीचरों से मिलते हो, क्योंकि मैं तो टीचरों को जानता नहीं हूँ, सेम सब्जेक्ट के बहुत रेयरेस्ट लोगों से हमारी जान-पहचान है, ठीक है? उन पे हम ध्यान क्यों देंगे? हम अपने पे, अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, यानी कि अपने स्टूडेंट पे। तो हो सकता है क्या हो सकता है धरती वीरों से खाली नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि मैं ही सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं संपूर्णानंद हूँ। लेकिन हाँ, मेरा एक प्रयास है जो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा हो, बेस्ट हो, अपना बेस्ट दे सकें, ये ज़रूर करता हूँ। ठीक? मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये तो फिर मेरा अहंकार हो जाएगा। जो ये बोलते हैं वो अहंकार होता है, ठीक? कि मैं ही सब कुछ हूँ, धरती वीरों से खाली नहीं, बहुत लोग हो सकते हैं। ठीक, चलिए, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहा जाता है? कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर इज़ अ गुड कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट का फ्लो होता है। यानी कि जितने चालक पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, हीट का फ्लो भी होता है, उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो भी होता है। जैसे जितनी भी मेटल्स की अगर हम बात करें, तो मेटल्स सब कंडक्टर का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? मेटल सब कंडक्टर का काम करती हैं। जैसे मान लो ये एक लोहे की अगर पेन हो, इसके इस सिरे पे करंट लगाया जाए और हम यहाँ पे पेन को पकड़ रखे हों, तो हमको करंट मारेगा, हमको उठा के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, तो यहाँ पे जब करंट लगाएँगे तो करंट का इसमें फ्लो होगा, तब ये कंडक्टर का काम करना शुरू कर देती है। तो कौन-कौन चीज़ें कंडक्टर होती हैं और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन-सा होता है? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन-सा है, तो पहला सबसे अच्छा कंडक्टर जो पहले नंबर पे, बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी का जो आता फर्स्ट नंबर पे, वो कौन आएगा? वो आएगा सिल्वर आता है। दूसरे नंबर पे दूसरा सबसे अच्छा कंडक्टर कौन-सा है? तो कॉपर आता है। तीसरा सबसे अच्छा कंडक्टर कौन-सा होता है? तो एल्युमिनियम होता है। ये 3 कंडक्टर आपको याद रखने हैं सीक्वेंस वाइज़। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है। अब सिल्वर जो है ये बहुत कॉस्टली है। कंडक्टर अच्छा होने के मायने क्या होते हैं? ठीक मायने ये होते हैं जैसे आपका पंखा है। आपका पंखा के तार जो हैं अंदर का जो इलेक्ट्रिक मोटर है, अगर वो सिल्वर वाइंडिंग हो, तो वो ज़्यादा स्पीड में चलेगा, ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है इसलिए। ठीक? अब देखिए ठीक है? यहाँ पे सबसे अच्छा क्या कहते हैं पहला कंडक्टर जो है सिल्वर है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे अच्छा कंडक्टर कौन-सा होता है? कॉपर। अब सिल्वर कॉस्टली होने के कारण अगर हम देखें तो सिल्वर जो होता है वो कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने के कारण ये अफोर्डेबल नहीं है और दूसरी चीज़ इससे क्या होगा, इससे क्या कहते हैं मनी की डंपिंग होने लगेगी। यानी कि इसकी डंप किया जा सकता तो ये अलाउ भी नहीं है, ठीक है? यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अलाउ भी नहीं करेगा। तो हम लोग फर्स्ट तो अलाउ नहीं है या कह सकते हैं बहुत कॉस्टली है, तो ये डेली लाइफ में तो यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक? लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन अलाउ भी नहीं है, ठीक? लेकिन डेली लाइफ में जिस अच्छे कंडक्टर का यूज़ होता है, वो कौन-सा होता है? तो वो कॉपर है। जैसे हम जब एयर कंडीशन खरीद के लाते हैं, तो हम कहते हैं कॉपर बाइंडिंग लेके आएँ, कॉपर बाइंडिंग एसी चाहिए। जब हम क्या कहते हैं
आप कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर लाते हैं, जैसे अगर हम पंखा भी लाते हैं, तो हम कहते हैं कॉपर बाइंडिंग चाहिए। अगर हम क्या कहते हैं, कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक मोटर हमारे डेली लाइफ में अगर किसी इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वॉल्वमेंट है, तो कॉपर बाइंडिंग का ही इन्वॉल्वमेंट करते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा उसी से मिलता है। एल्युमिनियम जो होता है, ये थर्ड अच्छा होता है, तीसरे नंबर पे आता है। अब ज़ाहिर-सी बात कॉपर की अपेक्षा एल्युमिनियम की परफॉर्मेंस भी लो होगी और कॉपर की अपेक्षा एल्युमिनियम जो है, उसकी क्या कहते हैं, एक स्टेबिलिटी जो है, वो भी कम होगी। इसीलिए लोग एल्युमिनियम की तरफ ना जाकर कॉपर की तरफ जाते हैं। ये तो हो गया मेटल की बात। दूसरा, इसके अलावा अगर हम देखें, अरे यार! ये क्या हो गया? 1 सेकंड बालक। अरे यार! माइक। दूसरा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो और कौन कंडक्टर होता है? इसके अलावा जब हम देखते हैं तो कंडक्टर का काम कौन करता है? एसिड जो होते हैं, वो भी कंडक्टर होते हैं, ठीक? एसिड के अलावा एल्कलाइन जो होते हैं, वो भी कंडक्टर होते हैं। एल्कलाइन यानी कि जो क्षार होते हैं, ठीक? अब देखिए जैसे पानी ये भी कंडक्टर ही होता नहीं होता? अब पानी की बात ले लो, पानी कंडक्टर होता है, अल्कलाइन अगर कोई एसिडिक कैरेक्टर तो भी कंडक्टर होता है। जैसे अभी मान लो कहीं करंट फैला हो, वहाँ पे लोटे में लेके जाओ, सूर्य नारायण को एक फ्लो में तुम पानी चढ़ाने लगो, ठीक? अब पता चले जब तुम पानी एक फ्लो में सेम फ्लो में गिराओगे, तो पानी जब डायरेक्ट गिरेगा तो वहाँ पे सर्किट बन जाएगा। सर्किट बनेगा, तुमको सीधे ऊपर ही सूर्य के पास ही पहुँचा देगा फिर, समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा ये सब सावधानी क्या कहते हैं, हाँ, बहुत अच्छे, थ्री इडियट का एग्ज़ाम्पल, गुड परफॉर्मेंस। अब आ जाते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर की अगर बात करें, तो क्या होते हैं? ये बालक बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि इसमें अगर हम देखें, तो इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन से होते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें सब नॉन मेटल आएँगे। जैसे अगर हम वुड की बात कर लें, तो वुड जो होता है, ये क्या कहते हैं, आपका बैड कंडक्टर है। अगर हम इसके अलावा बात करें, तो आपका क्या कहते हैं, प्लास्टिक जो है, ये सब बैड कंडक्टर हैं। लेकिन ये प्लास्टिक, और अगर हम बात करें तो नॉन मेटल, क्या? नॉन मेटल। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, वो सब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, क्या? एल्कलाइन का मतलब क्षारीय होता है भाई, क्षार होता है, ठीक? देखिए बैड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, नॉन मेटल्स हमने बताया ना, जितने नॉन मेटल्स हैं, सब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि सब इंसुलेटर कहलाते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो कौन-सा है? तो यहाँ पे हम पॉइंट को लिख दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का नाम सुना है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि ये कंडक्टर का काम करता है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ये अपवाद है जिसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, तो ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि जो पेंसिल होता है, ठीक? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वो पास होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बोलो भाई, सब लोग बोलो। बोलिए, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत अच्छे। अब आ जाओ सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर के भी बहुत सारे यूज हैं। सेमीकंडक्टर पे जब हम बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ये कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता अर्धचालक। अर्धचालक उनको हम लोग कहते हैं जो गुड गुड एंड बैड गुड एंड बैड कंडक्टर गुड एंड बैड कंडक्टर
ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हों, यानी कि ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक भी हों और ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक भी हों। यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर भी होते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया था कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन-सा होता है, वैसे यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर कौन-सा होता है। तो पहले नंबर पे जो सेमीकंडक्टर सबसे अच्छा आता है, वो सिलिकॉन होता है और दूसरे नंबर पे जो सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर आता है, वो जर्मेनियम होता है। कौन-सा होता है? जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, वो के उनका यूज़ सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के हार्डवेयर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। हार्डवेयर इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, कंप्यूटर की हार्डवेयर इंडस्ट्री में। जैसे इससे क्या-क्या बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम तुम लोगों को बता देते हैं, ये इसको अब यानी कि रफ करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कहते हैं ना, अगर हम अच्छी क्वालिटी का सामान लें, ठीक, मेड इन इंडिया लें, मेड इन जापान लें, तो आपको सिलिकॉन वाला मिलेगा। अभी मेड इन चाइना लें, तो आपको जर्मेनियम का मिलेगा। समझे? फ़र्क कितना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इतना मान लो। ठीक, अब जैसे क्या यूज़ क्या होता है, तो अगर सेमीकंडक्टर के यूज़ की हम बात करते हैं, तो पहला यूज़ देखो क्या होता है। सेमीकंडक्टर का जो फर्स्ट यूज़ होता है, वो बाबू क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। पहला यूज़ किया जाता है, इसी सेमीकंडक्टर से बनता है डायोड। क्या बनता है? डायोड बनता है। इसी सेमीकंडक्टर से क्या बनता है? ट्रायोड बनता है। इसी सेमीकंडक्टर से क्या बनता है? ट्रांजिस्टर बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर रेडियो वाला नहीं, आईसी जैसा होता है। इसी से आईसी बनती है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। दूसरा, इसी से आपका मदरबोर्ड बनता है। क्या बनता है? मदरबोर्ड। इसी से अगर हम देखें, ठीक, इसी से अगर हम देखें तो रैम बनती है। इसी से अगर हम देखें तो रोम बनती है। इसी से अगर हम देखें तो एसडी कार्ड बनता है। ये सब इस मतलब सेमीकंडक्टर से ही तैयार किए जाते हैं। समझे? तो मदरबोर्ड, रैम, रोम, एसडी कार्ड, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सब जो बनाए जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। ये सब जो बनाए जाते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं? तो ये सब सेमीकंडक्टर से बनते हैं। अब पूछा जाए कौन-सा सेमीकंडक्टर? तो इसका आंसर सिलिकॉन भी हो सकता है। भई बहुत अच्छी क्वालिटी का बना है, तो सिलिकॉन होगा और अगर थोड़ा सेकंड हैंड क्वालिटी का बना है, तो जर्मेनियम होगा। दोनों से ये बनता है, तो इसलिए इसमें कोई दोनों में से कोई एक आंसर आपका सही हो सकता है। क्लियर? बोलिए। क्लियर हो गया? बोलो, फटाफट बोलिए। फटाफट बोलिए भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर आईसी के बाद क्या लिखें? आईसी के बाद मदरबोर्ड लिखा है, ठीक है? जो कंप्यूटर में लगता है, लैपटॉप में लगता है, तुम्हारे फ़ोन में लगता है। अरे यार भाई! ओह शिट! इंग्लिश में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। मदरबोर्ड होता है, ठीक? नोट, ये चीज़ याद हो, पता चल गया? बोलो, रैम, रोम, एसडी कार्ड सब। दूसरी चीज़, एक और बात जान लो। एक और चीज़ ऐसी है जो आपके क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है। वो क्या होता है? सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने वाला नाइक्रोम होता है। ठीक? नाइक्रोम जो है, ये सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है। नाइक्रोम जानते हो? जिससे प्रेस जो होता है आयरन, उसका पत्ता बनाया जाता है, जिससे हीटर की स्प्रिंग बनती है।
ठीक है? ये होता कुछ नहीं नाइक्रोम, ये एक पॉलिश होती है, तार पे ये पॉलिश लगा दी जाती है, जिसके कारण वो करंट मारना बंद कर देता है। हीटर जो है पहले दिन तो वो करंट नहीं मारेगा, बाद में उसकी पॉलिश जल के राख हो चुकी होती है, फिर वो करंट मारना भी शुरू कर देता है। समझ में आई बात? तो नाइक्रोम जो होता है वैसे प्रेस का पत्ता है। अब देखो ये गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर दोनों प्रेस प्रेस है, जैसे तुम्हारे घर का जो कपड़ा प्रेस करते हो, उसको जब इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास होती तभी तो वो गर्म होता नहीं होता? फिर भी जब गर्म होता तो हम चेक करते हैं कितना गर्म हो गया। हम लगाते तो मेटल वाले में है ना हाथ, ऐसे हम चेक करते हैं हाथ लगा, तो आपको करंट नहीं मारता है। पास हो रही थी तभी गर्म हुआ, इसका मतलब गुड कंडक्टर है, और हाथ लगाया मेटल को फिर भी करंट नहीं मारा, इसका मतलब वो बैड कंडक्टर का बिहेव कर रहा है। तो क्या होता है, ये भी बैड कंडक्टर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। समझ में आई बात? बोलो। ठीक, जैसे ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे मेटल की बात कर रहे थे तो एक मेटल यहाँ पे और छाप लो। एक मेटल क्या कहते हैं, होती है टंगस्टन। टंगस्टन का नाम सुने हो? बिजली का बल्ब, इसी बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से बनाया जाता है। किससे बनता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से तैयार किया जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से तैयार करते हैं। किससे तैयार करते हैं? टंगस्टन से तैयार करते हैं। समझे बाबू? बोलो मेरे लाल, सब लोग बोलो, फटाफट बोलो, सब लोग बताओ मेरे लाल बाल पाल, सब लोग। बहुत अच्छे। ठीक, अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध अब जरा समझते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। अब ये इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंट आर से किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए समझिए जरा इसको, तो आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो प्रतिरोध है क्या? ओह शिट, सुपर कंडक्टर छूट गया है, माफी चाहते हैं। यहां से हमने डिलीट क्या किया, वो छूट ही गया। देखो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, ध्यान दो। चलो, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर से एक सवाल पूछा जाता है कि इनका प्रतिरोध जो होता है, यानी कि जो इनका रेजिस्टेंस होता है, ये शून्य होता है। क्या होता है? इनका प्रतिरोध शून्य होता है। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है? अगर कोई कंडक्टर है तो हम कहते हैं उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। लेकिन अगर कोई धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, यानी कि उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा, क्रिएट हो जाएगा रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जब रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जब क्रिएट होगा तो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, होगी नहीं होगी? लेकिन जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें रेजिस्टेंस जीरो होता है। सुपर कंडक्टर बनाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक आते नहीं, यह बात जान लीजिए, इसलिए इनका कोई नाम नहीं। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है? तो उनका प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध शून्य होने के कारण धारा उसमें बहुत तेजी से फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत तेजी से होता है। इतनी बात है सुपर कंडक्टर में। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस शून्य होता है। अभी सुपर कंडक्टर के वैसे भी नाम आता जरूर जब हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अब रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं, उसी से रिलेट भी ये करता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर और क्या कहते हैं, वो आपके
सेमीकंडक्टर, ये तीनों प्रतिरोध के बारे में भी मतलब रेजिस्टेंस में पूछा भी जाता है इससे। तो चलिए सबसे पहले आप ये देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। फिर इनके बारे में भी और डिटेल आएगी थोड़ी जो रिलेशन बनती है किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। तो प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, इसीलिए इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आर जो है समझिएगा, अब इसका नाम से क्लियर पता चलता है, क्या क्लियर पता चलता है? इसको कहा गया है क्या? प्रतिरोध। यानी कि ये किसी के प्रति अवरोध उत्पन्न करता है। किसके प्रति अवरोध? यानी कि बाधा उत्पन्न करता है। किसके प्रति बाधा उत्पन्न करता है? तो धारा के प्रवाह के प्रति बाधा उत्पन्न करता है, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। यानी कि जो विद्युत धारा के प्रवाह के प्रति, ये कह सकते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध का मतलब जो रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक, ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अब प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध की भी अगर हम बात करें, तो प्रतिरोध जो होता है ये भी कहीं मार्केट में नहीं मिलता है। अब ये सोचो कोई यंत्र होता है या कोई प्रोडक्ट होता है? तो नहीं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता, रेजिस्टेंस प्रोडक्ट नहीं होता। लेकिन जब आपको पढ़ाया जाता तो ऐसा फ़ील आता है कि मार्केट में प्रतिरोध मिलता होगा, ठीक? लेकिन ऐसा है नहीं, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वह फैक्टर जो फ्लो ऑफ करंट में क्या उत्पन्न करे? बाधा उत्पन्न करे, यानी कि रुकावट उत्पन्न करे, ब्रेकर का काम करे, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को सबसे पहले किसने समझाया था? तो प्रतिरोध को समझाने वाले वैज्ञानिक का नाम था ओम। क्या नाम था? ओम। हिंदी में ओम कहते हैं, इसको इंग्लिश में ओम लिखा जाता है इस तरह, और इसका सिंबल जो होता है ये होता है। ठीक? तो ओम साहब ने क्या किया था? इसे समझाया था। क्या? ओम साहब ने समझाया था। अब देखो, प्रतिरोध की जब हम बात करते हैं, तो प्रतिरोध की कई सारी कंडीशन होती हैं। एक होती है चालकता, चालकता को कहा जाता है कैपेसिटी, ठीक? कैपेसिटी कहा जाता है, या चालकता को कैपेसिटर भी कहते हैं। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले ये बात जान लीजिएगा, प्रतिरोध को किसने समझाया था? तो ओम ने। इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो ये क्या है बालक? यूनिट है। और दूसरी चीज़, अगर कभी पूछा जाए कि इसको मेजर किससे करते हैं, तो इसको मेजर किससे करेंगे? तो ओम मीटर ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ओम मीटर जो होता है, उसी से इसको क्या करते हैं? मेजर किया जाता है। ओम मीटर से मापा जाता। दूसरी चीज़, अब इसकी थोड़ी 2-3 चीज़ों की रिलेशन देखते हैं। क्या रिलेशन देखते हैं? एक इसकी कंडीशन है, समझ लीजिए ये 3-4 कंडीशन है, पहले ये समझिए। एक इसकी कंडीशन होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। लेकिन ये कंडीशन केवल और केवल कंडक्टर के लिए लगती है। किसके लिए लगती है? कंडक्टर के लिए। ठीक, ये कंडीशन केवल कंडक्टर के लिए लगती है। कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थ के लिए लगती है। ठीक है, ये कंडीशन केवल चालक पदार्थ के लिए लगती है, सबके लिए ये कंडीशन नहीं लगती है। जैसे एग्जाम्पल तुमको बताते हैं, अब जो हमारे बिजली के तार हैं, वो सब क्या है? चालक पदार्थ ही हैं, तभी उसमें क्या होता है? बिजली का प्रवाह होता है। तभी उसमें अगर हम देखें, तो तभी उसमें क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। होता नहीं होता? तभी उसमें चार्ज का फ्लो भी होता नहीं होता? तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, अब कंडक्टर के लिए अगर देखें, यानी कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जायज़-सी बात है, क्या? प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि यदि
चालक पदार्थों का ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर चालक पदार्थों का ताप बढ़ाते हैं, यानी कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब अगर सोचो, अगर प्रतिरोध बढ़ जाता है तो प्रतिरोध है कौन सी भला? प्रतिरोध तो वो है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है ना। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा कि बाधा उत्पन्न होगी, उतना ही ज्यादा करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न होगी। होगी नहीं होगी? बोलो मेरे लाल, उतना ज्यादा करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न होगी। होगी नहीं होगी? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो उतना ज्यादा करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न होगी। अब करंट के फ्लो में बाधा उतनी ही ज्यादा उत्पन्न होगी। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक चीज सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जरा समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे ये तो कंडक्टर के साथ लगता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग गलत कर दोगे। जरा इसको नोट डाउन भी कर लेना आप लोग, ठीक है? लिखो, चालक चालक पदार्थों में चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर बढ़ाने पर चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसको विशेष तौर से ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, इसको बहुत ईमानदारी से इन दोनों को पढ़ के जाना। दूसरा है, ये तो था चालक, अब आता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक, तो लिखो, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। यह सवाल खूब पूछा जाता है। अगर क्या कहते हैं, कंडक्टर है तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। सॉरी, तो कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर वही सेमीकंडक्टर है तो प्रतिरोध घटेगा। क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। जितना ज्यादा क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर गर्म होंगे, प्रतिरोध उतना ज्यादा कम होगा, धारा का प्रवाह उतना अच्छे से होगा। ये क्या कहते हैं कंडीशन होती है। अब देखो इसको जरा समझा देते हैं। जैसे जो बिजली के तार बिजली विभाग ने बिछा रखे हैं, वो सब कोई सेमीकंडक्टर के नहीं बिछा रखे हैं। किसके बिछा रहे हैं? कंडक्टर के बिछे हुए। अब गर्मी का मौसम आया, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, ताप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और जब ताप बढ़ेगा तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ेगा। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात तार टूट सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए गर्मियों के समय में बिजली विभाग वाले रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए बिजली की कटौती को थोड़ा बढ़ा देते हैं। लोग उनको भर भर के उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उनको उल्टा सीधा मत बोलिए, आपको लंबे टाइम के लिए असुविधा ना हो, इसलिए शॉर्ट टाइम के लिए वो बिजली की कटौती कर देते हैं ताकि वो रेजिस्टेंस को मेंटेन कर सकें। समझ में आई बात? बोलो, सभी लोग बोलो, समझ में आया? समझ गए ना? बहुत अच्छे। अब देखो, तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या? दूसरी कंडीशन देखिए, कंडक्टर के लिए ही लगेगी ये कंडीशन, बाकी की कंडीशन कंडक्टर पे ही आधारित है।
दूसरी कंडीशन कंडीशन क्या? दूसरी कंडीशन होती है L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि L क्या? लंबाई है। लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? तार में प्रवाहित प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर आपसे ये कहा गया कि मान लो कोई तार है बिजली का, अब इस तार की लंबाई पहले कितनी थी? तो पहले हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो थी वो कैपिटल यल थी। पहले इसकी लंबाई कैपिटल यल थी। फिर इस तार को क्या किया गया? थोड़ा खींचा गया, और जब तार को खींचा गया तो इसकी लंबाई स्मॉल यल क्या कर दी गई? इंक्रीज कर दी गई, यानी कि खींचकर इसको बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया, नहीं बढ़ा दिया गया? तो अब अगर तार की लंबाई बढ़ गई है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, अगर लंबाई घटती है तो प्रतिरोध घटता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, समझे? तो अब जैसे देखो इससे मतलब क्या है? क्या मतलब ये बताना क्या चाहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बताना ये चाहता है कि जैसे मान लो आपके घर के पास का खंभा ज़्यादा दूरी पे है, जहाँ से आप अपनी केबल को डाल रखे हैं। तो अगर ज़्यादा दूरी पे आपकी केबल ज़्यादा लंबी है तो उसमें शॉर्ट सर्किट की समस्या आएगी। अगर केबल ज़्यादा लंबी है तो उसमें शॉर्ट सर्किट की समस्या आएगी, और अगर केबल कम लंबी है तो उसमें शॉर्ट सर्किट की समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर लंबाई ज़्यादा होगी केबल की तो उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, अगर लंबाई कम होगी तो उसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को ही मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नज़दीक वाले खंभे से अपनी केबल को डालना पसंद करते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा इसी प्रकार से टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि यदि कैपिटल एल लंबाई का कोई तार है, उसकी लंबाई को खींचकर स्मॉल एल की ग्रोथ कर दी जाए, यानी कि वृद्धि कर दी जाए, तो तार में प्रवाहित प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तार में प्रवाहित प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तार में प्रवाहित प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बोलो फटाफट, बोलो, सब लोग बोलो फटाफट, स्पीड में बढ़ेगा। हाँ, अब देखिए इसी प्रकार से एक और रिलेशन होती है, ठीक है? नोट कर दें इसको, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, भूल जाओगे, नोट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? देखो, हाँ लिखिए, बोल लिख देते हैं। यदि मूल लंबाई मूल यदि मूल लंबाई एल वाले तार को यदि मूल लंबाई एल वाले तार को खींचकर मूल लंबाई एल वाले तार को खींचकर स्मॉल एल की वृद्धि कर दी जाए तो तार में प्रवाहित प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एक और कंडीशन है, लास्ट कंडीशन पे ध्यान दो। अगली कंडीशन होती है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। का मतलब है एरिया, यानी कि अगर किसी तार का
एरिया बढ़ेगा तो अब तार जितने होते हैं उनमें एरिया नहीं होता है, यूनिटरी एरिया होता है, एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल का मतलब ये है कि जितना मोटा यहाँ तार है, उतना मोटा यहाँ तार है, उतना ही मोटा यहाँ तार है। तो उसका एकांक क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? अब कितना क्या है वो तो देना पड़ेगा ना, कितना बढ़ेगा? तो बढ़ेगा अगर इस फ़ॉर्मूले में देखो कितना बढ़ेगा तो L प्लस स्मॉल l, ठीक, ये हो जाएगा। फिर निकालो इक्वेशन बनाओ, ठीक है। जब वैल्यू हम कोई देंगे तब पता चलेगा ना कितना बढ़ेगा, वैल्यू थोड़ी, ये लॉजिक दे रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए जैसे क्या कहते हैं यहाँ पे अगर देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अपोजिट होता है। अगर तार का एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर तार का एरिया कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। जैसे एरिया अगर तार का ज्यादा है तो तार मोटा ज्यादा होगा, एरिया अगर कम है तो तार पतला ज्यादा होगा। अब देखो जैसे आप ही लोग हो, घर में हम लोग हैं या हम लोग हैं, घर में जब तार डलवाते हैं तो थोड़ा मोटे तार वायरिंग में डलवाते हैं, क्यों? ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। पतले तार होने पे शॉर्ट सर्किट होता है, क्यों? क्योंकि एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए हम पतले तारों की अपेक्षा मोटे तार डलवाते हैं। अब जब यहाँ पूछा जाता तो पतला मोटा नहीं लिख के आता, क्योंकि फिजिक्स है तो थोड़ा टेक्निकल अगर बनाता है तो तार का एक अगर तार देखें तो एक सर्कल की तरह होता है, तो उसका डायमीटर होता है, क्या होता है? डायमीटर होता है। तो कोई 10 mm के तार आते हैं, कोई 8 mm के आते हैं, कोई 3 mm के आते हैं। तो अभी क्वेश्चन दे दिया कि हम घर की वायरिंग में 3 mm की जगह 10 mm के तार को डलवाते हैं, क्यों? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध को कम किया जा सके, इसलिए 3 mm की जगह हम क्या कहते हैं? 10 mm के तार को प्रेफरेंस देते हैं। समझ में आई बात? बोलो। अभी ये चैप्टर, आधा चैप्टर पूरा बाकी है, तो इसमें क्या कहते हैं, अब हम लोग अगले दिन यानी कि कल डिस्कस करेंगे। एक दिन और लगेगा इसमें, चैप्टर ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और एक दिन लगेगा ताकि आप लोग क्या कहते हैं अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकें, अच्छे से चीज़ों को कर सकें, ठीक है। चैप्टर ये काफ़ी बड़ा है, ठीक। अब ये है फटाफट, केवल अगर बताना ही हो बताते चलो, फटाफट उड़ाते चलो तो उड़ा दें, ठीक, लेकिन आपको समझाना भी, ठीक। जब ज़्यादा टफ सब्जेक्ट होता है, ज़्यादा टफ चैप्टर होता है। सर 3 भी आपका क्लास में जुड़ नहीं पाते हैं, क्यों सर? सर 3 भी आपके क्लास में जुड़ नहीं पाते हैं, क्यों सर? कौन 3? 3 का मतलब क्या? 3 का मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। 3 बजे, तो आप लोग 3 बजे क्यों नहीं जुड़ पाते हो? 3 बजे सभी लोग जुड़ा करो भाई। अच्छा, वाईटी का पीडीएफ मैराथन सुन लो बालक, एक हम तुम लोगों के लिए, सबके लिए मैराथन ला रहे हैं सैटरडे को। वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। उसमें पूरा रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन कराने वाले हैं। समझे बालक? हाँ, कंप्लीट रिवीजन कराने वाले, ताकि क्या कहते हैं आपको फायदा मिले। समझे? बिहार अड्डा 247 जो ऐप है, उस ऐप बिहार अड्डा 247 चैनल का नाम है, और बिहार अड्डा 247 चैनल जो है वहीं पर आप लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों हमारी क्लास मिलती है। तो आप सभी लोग बिहार अड्डा 247 चैनल जो है उस चैनल को जाइए, वहाँ पे हमारे इवेंट को सर्च कीजिए, वहाँ पे ऑप्शन होगा क्या, वहाँ पे ऑप्शन होगा नोटिफाई मी, उस पे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन आपको क्या होगा, उसका हमारा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको क्लास भी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे से अपना ख्याल रखते हुए अच्छे से पेपर करके आइए, ये हम सबकी शुभकामना। थैंक यू।